हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग कल नामकरण की समस्या, काल विभाजन, ये सब पढ़ चुके थे। तो उसके आगे अब हिंदी साहित्य में आदिकाल का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि आदिकाल को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्या मत दिए हैं और उनकी क्या स्थापनाएं रही हैं। तो सर्वप्रथम, प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी का आविर्भाव माना जा सकता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन इस पे बना हुआ है, कई बार क्वेश्चन आए हैं कि उसमें दे देता है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी का साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। और ऑप्शन में जैसे और ऑप्शन दिए रहते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यदि आप रामचंद्र शुक्ल का किताब पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ, ये स्टेटमेंट उन्हीं का है। उसके बाद उन्होंने आदिकाल को संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक बांटा है। यानी कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये स्टेटमेंट अगर पूछा जाएगा तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद इन्हीं का स्टेटमेंट है कि राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। इन्होंने जो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर रखा है। कभी कभी पूछ देता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विभाजन किस आधार पर किया है। तो इन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया है कि जिस समय पीरियड में जिस साहित्य प्रवृत्ति की उपलब्धता ज़्यादा थी, उसी आधार पर उसका नामकरण कर दिए। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहने का इनका तात्पर्य वही था कि आदिकाल में जो मतलब साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, वो वीर रस प्रधान रचनाएं ज़्यादा इनको मिली और इस आधार पे उन्होंने उसको वीरगाथा काल नामकरण दिया। आगे बढ़ते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का ही स्टेटमेंट सब चल रहा है। अभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि माना है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। जो सिद्ध थे उनकी जो रचनाएं थीं वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा थी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश और ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी का था। यानी कि पुरानी हिंदी की जो व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा था वो अपभ्रंश था। अपभ्रंश यानी कि आप इसको ब्रज और खड़ी बोली मिश्रित पश्चिमी भाषा को मान सकते हैं। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का अगला स्टेटमेंट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। जैसे विद्यापति पदावली में विद्यापति ने श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए रचनाएं किए हैं, तो कुछ रचनाकार उनको क्या होता है कि धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, आध्यात्मिक,
कुछ रचनाकार उसको श्रृंगारिक मानते हैं। तो इन्होंने उसी पर व्यंग कसते हुए कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इसमें एक भिखारी दास का स्टेटमेंट है, राधिका कन्हाई तो सुमिरन को बहानो हैं। यानी कि अगर हमारे राजा महाराजाओं को ये चीज़ें मतलब पद्य गद्य पसंद नहीं आए तो हम लोग ये कह देंगे कि हम लोगों ने तो भगवान की हम भक्ति कर रहे थे। इसके बाद आइए हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं आदिकाल की, जिसमें ये सब पंक्तियां ज़्यादातर परीक्षा में पूछी जाती हैं। जो प्रमुख रूप से हैं उसमें ये देवसेन की पंक्ति है, श्रावकाचार्य उनके ग्रंथ से। जो जीर्ण सासण भाष्यऊ सो भय कहण सारु, जो पालई सई भाव करी सो करी पावई पारु। उसके बाद सरापा की पंक्ति देख लीजिए। पंडित सकल सत्य बाखड़ई, देह रुद्ध बसंत न जाड़ई। बस इतनी पंक्तियां आती हैं और पूछ देता है कि किसकी है, तो सरापा की। इसके बाद ये सब तो पंक्तियां नहीं पूछी जाती हैं। ये पंक्ति लुइपा की पंक्ति पूछी जाती है। लुइपा की कागज तरुवर पंच मिडाल, ये किसकी पंक्ति है? लुइपा की। उसके बाद भाव न होई अभाव न जाई, ये किसकी पंक्ति है? लुइपा की। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कागज तरुवर पंच मिडाल किसकी पंक्ति है और भाव न होई अभाव न जाई किसकी पंक्ति है। उसके बाद ये सब चीज़ें, हाँ, ये हेमचंद की पंक्ति पूछी जाती है, भला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद की पंक्ति पूछी जाती है। और बाकी और सब तो ठीक है। उसमें उसके बाद ये कड़प्पा की पंक्ति कभी कभी पूछ ली जाती है, ये वाली, नगर बाहिरे डोमू भी तोहरी कुंडली छय। ये इतनी दे करके पूछ देगा किसकी पंक्ति है, तो कड़प्पा की बताना है। उसके बाद ये विद्यापति की पंक्ति है, ये पूछा जाता है, देसिल बैना सब जन मिठा तैसन जपहो अवहट्टा। ये विद्यापति की पंक्ति है। और हिंदू बोले दूर ही निकार, छोटे तुर्का भवकी मार। ये विद्यापति की पंक्ति है, कीर्तिलता इनकी रचना से उद्धृत है। बाकी और ये सब पंक्तियाँ ये कभी कभी पूछ देता है, ये पंक्ति इनकी पृथ्वीराज रासो से जो उद्धृत है, चंद्रवरदाई लिखे हैं पंक्ति। ये वाला, बज्जी घोर निशान रान चौहान चहो दिश, ये चंद्रवरदाई की पंक्ति है। उसके बाद जगनिक की, 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जी में आगे जीवन को धिक्कार, ये जगनिक की पंक्ति है। उसके बाद ये अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां हैं जो इन्होंने पहेलियों में इन पंक्तियों का प्रयोग किया था। इनकी पहेलियां बहुत प्रसिद्ध थीं। तो उसमें इनकी एक थाल मोती से भरा, और उसके बाद गोरी सो में सेज पर मुख पर डारे केस। ये तो इनके जब गुरुदेव मर गए थे उस समय का लिखे हैं। ये दोनों पंक्तियां ज़्यादातर आ जाती हैं। उसके बाद ये भी पंक्ति आ जाती है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बताए बतिया, अमीर खुसरो की है। बस इतना ही पंक्तियां इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्राकृतिक भाषा को लेकर के, और उसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को बात करते हैं, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ये शुक्ल जी की पंक्ति है। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ये शुक्ल जी की पंक्ति है, शुक्ल जी। रामचंद्र से। उसके बाद दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश काव्य भाषा का बोध होता है। दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। और
कभी कभी ये पूछ देता है कि अपभ्रंश को लोक भाषा, जो अपभ्रंश की लोक भाषा थी उसको देश भाषा नाम से किसने संबोधित किया? देश भाषा। तो अपभ्रंश को देश भाषा भरत मुनि ने माना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। बाकी और इसके बाद नहीं पूछता है। और हाँ, ये सिद्धों की संख्या पूछ देता है कि सिद्ध कितने थे? तो सिद्धों की संख्या 84 थी, 84। ठीक है, और उसमें जो सर्वप्रथम सिद्ध आते हैं वो लुइपा हैं। कभी कभी इन लोगों की जातियां पूछी जाती हैं एग्जाम में। ज़्यादातर जातियां लुइपा की पूछी जाती हैं, तो लुइपा कायस्थ थे। उसके बाद सरप्पा तो ब्राह्मण थे। और उसके बाद शूद्र में एक जाति है, शूद्र में पूछी जाती हैं, अभी तो फिलहाल ध्यान में नहीं आ रहा है यहाँ पे। उनकी जाति पूछी जाती है, बाकी और कोई इसमें से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ये प्रथम पूछा जाता है, जैसे प्रथम में लुइपा हो गए और अंत में आपके 84 में भालीपा हो गए, ये जो ब्राह्मण है भालीपा। बाकी और तो कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है। इसके बाद आपका ये महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा से हुआ है? तो ब्रजयान शाखा से हुआ है। और महासुखवाद का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। ये सिद्धों की शाखा से हुआ है महासुखवाद का प्रवर्तन। और महासुखवाद का कॉन्सेप्ट ये था ना कि जैसे किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही को कोई चीज़ पसंद हो, जैसे मान लीजिए आपको पनीर बहुत पसंद हो, लेकिन आपको रोज़ पनीर खाने को मिले तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी इच्छा उसके प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाएगा, आप उसको पसंद करना छोड़ देंगे। तो यही है महासुखवाद। उसके बाद गोरखनाथ का पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा से निकला है। नाथ पंथ पूछ देगा कि सिद्धों की किस शाखा से निकला है, तो ये ब्रजयान शाखा से निकला है, ये आपको बताना है। उसके बाद हठयोग का प्रवर्तन किसने किया? तो हठयोग का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया। इसके बाद आ जाइए आगे। हाँ, नाथों की संख्या कितनी थी? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। और नाथों की जो संख्या है उसके बारे में जो वर्णन है वो कहाँ किया गया है? तो गोरच सिद्धांत एक संग्रह है, उसमें 9 नाथों का वर्णन किया गया है। उन नाथों का नाम देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एलिमिनेट करके पूछ देगा कि इसमें से नाथ कौन नहीं है। तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये रहा है आपका यहाँ तक का सफ़र। अब इसके बाद हिंदी जो आदिकाल है उसको 5 भाग हैं, जिसमें आपका अपभ्रंश साहित्य हो जाएगा, उसके बाद नाथ साहित्य हो जाएगा, सिद्ध साहित्य हो जाएगा, जैन साहित्य हो जाएगा, उसके बाद आपका लौकिक साहित्य हो जाएगा। तो ये पांचों भागों के अंतर्गत अलग अलग डिवाइडेशन है। तो उसमें हम लोग सर्वप्रथम जो अपभ्रंश साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे का पोर्शन बाद में पढ़ेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। जो राम कुमार वर्मा के अनुसार अगर पूछ देता है कि राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना है, तो आपको बताना है कि स्वयंभू को माना है। ठीक है।
उसके बाद स्वयंभू का समय सीमा पूछा जाएगा कि स्वयंभू की समय सीमा क्या थी। तो स्वयंभू की समय सीमा 8वीं सदी थी। वैसे एग्जैक्ट डेट नहीं पूछा जाता है, बाकी अगर पूछा जाएगा 783 बता दीजिएगा, लेकिन वो स्वयंभू 8वीं सदी में थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। देख लीजिए, अगर जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना पूछा जाए तो आपको स्वयंभू को ही बताना है। स्वयंभू ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर पौमचरिव को ही पूछा जाता है। पौमचरिव, रिठ्ठेमचरिव तथा स्वयंभू छंद। अब स्वयंभू को एक उपनाम से जाना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं या अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि स्वयंभू को। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। स्वयंभू के जो पौमचरिव रचना है उसको त्रिभुवन ने पूरा किया है। एक है पौमचर्यम, एक है पौमचरिव। अगर पौमचरिव पूछा जा रहा है तो स्वयंभू का, पौमचर्यम पूछा जाएगा तो वो विमल सेन सूरी की रचना है। तो ये चीज़ें आप दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। पौमचर्यम विमल सेन सूरी, पौमचरिव स्वयंभू। अब मान लीजिए पूछ दिया कि पौमचरिव में किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन दे दिया कि कृष्ण का, राम का, उसके बाद विष्णु का, शंकर का। तो पौमचरिव में राम का चरित्र चित्रण किया गया है, क्योंकि ये रामायण ही है। जो स्वयंभू लिखे हैं पौमचरिव, ये रामायण है, तो इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का प्रथम कवि पुष्य या पुण्य को माना है। ठीक है, और ये पुष्य या पुण्य जो थे वो 7वीं सदी में विद्यमान थे। ओके, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके समय सीमा को लेकर के, पुण्य के समय सीमा को लेकर के अपना अलग मत देते हैं। इनके अनुसार पुण्य जो थे वो 9वीं सदी में थे। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुण्य 7वीं सदी में थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुण्य 9वीं सदी में थे। बाकी पुण्य को प्रथम कवि किसने माना है, ये अगर क्वेश्चन आए तो शिव सिंह सेंगर आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुष्पदंत की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो उसमें ज़्यादातर आपको जो रचना पूछी जाती है वो जसहर चरिव पूछी जाती है कि किसकी रचना है। तो जसहर चरिव को आप लोग एकदम अच्छे से याद किए रहिए कि जसहर चरिव पुष्पदंत की रचना है। हृदय कुमार चरिव और 63 महापुरुष गुणा अलंकार, ये सब ध्यान रखने के लिए रखे रहिए, बाकी जसहर चरिव पूछा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, ये सब चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये चौपाई और चौपाई में अंतर समझ लीजिए। जो चौपाई थी उसमें 15 मात्राएं होती थी कि प्रत्येक लाइन में, जैसे 4 लाइन की है चौपाई तो हर लाइन में 15-15 मात्राएं थी। लेकिन जो चौपाई होती है उसके प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, हर पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखे रहिए। उसके बाद हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहते हैं। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी, मतलब पुष्य कवि को भाखा की जड़ नाम से संबोधित किया है। उसके बाद पुष्यदंत को जो मतलब उपाधि दी गई है, तो ये पूछा जाता है कि पुष्यदंत को अभिमान मेरु किसने कहा है।
तो पुष्यदंत ने अपनी बढ़ाई अपने स्वयं किए हैं, ठीक है, स्वयं स्वयं अपने आप को अभिमान मेरु, काव्या रत्नाकर, कविकुल तिलक, ये सब उपाधि अपन ये दे दिए खुद अपने। सोचिए, मतलब वो भी लेजेंड आदमी थे, कहे कि अपनी बड़ाई स्वयं करो, दूसरा को जब उपाधि नहीं दे रहा तो अपने खुद उपाधि ले लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे में यही सब है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। पहाड़ दोहा की रचना किसने की? पहाड़ दोहा तो मुनिराज सिंह ने। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखे रहिए। उसके बाद ये भी पूछा जाएगा, पूछा तो नहीं गया है कभी, लेकिन पूछ भी सकते हैं। सब क्या है यार। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं सदी के कवि जोइंदू से माना जाता है। अगर मान लीजिए कभी पूछ दिया कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है, तो जोइंदू को आप लोग ध्यान रखे रहिए, ठीक है। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में आरंभिक काल में 19 कवियों को स्थान दिया है। तो आप लोग बस यही ध्यान रखे रहिए कि इन्होंने इसमें 19 कवियों को स्थान दिया है। बाकी ये सब चीज़ें यार बहुत लेंदी हैं, ये छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन को करने जाएंगे ना, तो आपकी बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। तो इसलिए आप सिर्फ मेरिट में आने के लिए पेपर की तैयारी करिए। तो ये सब चीज़ें, हाँ, रामचंद्र शुक्ल से कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं और कुछ कथन हैं, इनको देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 वर्गों में, मतलब जो आदिकाल है उसको 2 वर्गों में अपने सुविधा के लिए बांटे, एक अपभ्रंश काव्य, एक देश भाषा काव्य। और इसमें इन्होंने 12 रचनाओं को शामिल किया है। जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं उसमें 4 हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, यानी कि दोनों विद्यापति की, और हमीर रासो, विजयपाल रासो। उसके बाद देश भाषा काव्य की रचनाएं इन्होंने 8 मानी है, जिसमें खुमान रासो, ये वीर रस की रचना है, बीसल देव रासो, ये श्रृंगार रस की है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, ये वीर रस की हैं। ये सब बस बीसल देव रासो को छोड़ करके ये यहाँ तक वीर रस की हैं। उसके बाद खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, इन सबको छोड़ दिया जाए तो ये मतलब बीसल देव रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं 5, ये सब वीर रस की हैं। तो ये रचनाएं आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ये पूछी जाएंगी कि अपभ्रंश की कौन सी रचनाएं शामिल किए हैं, देश भाषा काव्य में कौन रचनाएं शामिल किए हैं, और टोटल इन्होंने आदिकाल में कितनी रचनाओं को शामिल किया है। और आदिकाल को इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया। 2 वर्गों का नाम क्या था? तो दोनों वर्गों का नाम अपभ्रंश और देश भाषा काव्य था। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में 9 कवियों को शामिल किया है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के 12 कवियों को शामिल किए हैं। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को शामिल किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9 कवियों को शामिल किया है। उसके बाद जो हेमचंद्र थे, उनकी एक व्याकरण ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। ये
क्वेश्चन एक बार आया था इस तरह से कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन किस प्रकार की रचना है, और ऑप्शन दिया था व्याकरण ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ और रस ग्रंथ। रस ग्रंथ नहीं, श्रृंगार ग्रंथ। तो इस तरह से इसमें बताना था, तो ये व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो हेमचंद की और रचनाओं का नाम देख लीजिए। सिद्ध हेम शब्दानुशासन के अलावा इनकी कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदोनुशासन है, देसी नाम माला कोश है। इन रचनाओं को आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो जैनाचार्य मृतंग की। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्राकृतिक पैगलम किसकी रचना है, तो ये लक्ष्मीधर की है और 14वीं सदी में लिखे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक पैगलम को प्राकृत का पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। और आगे ये सब चीज़ें तो यार है। हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। यदि पूज्य कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह के अनुसार कौन है, तो वो सारंगधर है। सारंगधर को आप लोग याद किए रहिए, सारंगधर ही है। कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह माने हैं। तो आज आदिकाल का डिवाइडेशन जो था अभ्रंश काल, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसके बाद सिद्ध साहित्य पे चर्चा करेंगे, नाथ साहित्य पे, जैन साहित्य पे और लौकिक साहित्य पे। इसके बाद आदिकाल आपका खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।